Everyone, today we are going to start a new chapter, System of Particles and Rotational Motion. So in this chapter, today I'll explain about center of mass and system of particles in one dimension and two dimension. So first of all, what is center of mass? Center of mass for a body. So center of mass is that point where whole mass of the body is assumed to be concentrated. सपोज वी हैव वन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो इस ऑब्जेक्ट को यदि मैं बात करूँ कि इस ऑब्जेक्ट का जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा, बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, तो बैलेंसिंग पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे, इसका सेंटर पे है। और बैलेंसिंग मतलब इस पूरे मास को बैलेंस, मतलब पूरा जितना इसका इस ऑब्जेक्ट का मास होगा उसका पूरा मास जो है सो बैलेंस किस पॉइंट पे है, इसका सेंटर पे बैलेंस्ड होता है। उसको किस तरीके से समझा जा सकता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस वन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, जहाँ से बैलेंस्ड है। यदि इसको हम होल्ड करें किसी पिन पे तो इस जगह पे ये हो सकता है कि बैलेंस हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस साइड से जितना डिस्टेंस उधर से भी उतना डिस्टेंस, यदि ऐसा होता है तो ये बैलेंस मिलेगा हमको। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि देखो इसको कैसे समझा जा सकता है। यदि हम बोलें कि यहाँ पे टोटल 3 फोर्स एक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, देर आर टोटल 3 फोर्सेस एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इन दिस वे। फोर्स 1 इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर मतलब उसके ऑब्जेक्ट के सेंटर पे कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। यदि कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट जो किधर जाएगा, कुछ इस तरीके से सीधा ऊपर चला जाएगा। मतलब किस तरह का मोशन करेगा, यहाँ पे लीनियर मोशन करेगा। यदि मैं F2 लगाऊं कुछ इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट पर F2, देखो किसको कंसंट्रेट कर रहा है, सेंटर को ही कंसंट्रेट कर रहा है। यदि सेंटर को कंसंट्रेट करते हुए तुम फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, देन दैट्स जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट हमेशा लीनियर मोशन ही करता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो यहाँ भी हम लोग किस पे सेंटर कर रहे थे, मतलब इसको जो ये जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर होता है ये ऑब्जेक्ट जो है सो किस तरीके से मूव करेगा, लीनियर मोशन में मूव करेगा। यहाँ से भी देख सकते हो, तो यहाँ से भी यदि देखो तो इसको हम लोग सेंटर पे ही फोकस कर रहे हैं। तो सेंटर पे फोकस करके यदि फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, लीनियर मोशन कुछ इस तरीके से, इधर लीनियर मोशन होगा इसका। लेकिन थर्ड वन फोर्स आपको देखो यहाँ पे, थर्ड वन फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे तो नहीं लग रहा है, इसके बगल में लग रहा है। तो यदि सेंटर ऑफ मास के अपोजिट कहीं कहीं दूसरी जगह पे कहीं फोर्स लगता है F3, तो यहाँ से क्या होगा इसका, वो देख सकते हो। यदि ये सेंटर ऑफ मास है और इसको यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, रोटेशन स्टार्ट कर देगा, कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इसका रोटेशन किस तरीके से होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि F3 यहाँ पे एक्ट हो रहा है। यदि इधर एक्ट होता तो क्लॉकवाइज रोटेट होता, बट यहाँ पे F3 इस पॉइंट पे, इसके इस किनारे पे लग रहा है, तो यहाँ से इसका रोटेशन होगा। तो इस टाइप के मोशन को रोटेशनल मोशन बोलेंगे हम लोग। जब ये F3 लगेगा और ये रोटेट करेगा तो उसको रोटेशनल मोशन बोलेंगे। और यदि ये सेंटर ऑफ मास के टूवर्ड्स लग रहा है तो उसको हम लोग लीनियर मोशन बोलेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है, इट इज़ दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड। वैसा पॉइंट जहाँ पे पूरा मास उसका कंसंट्रेटेड है, उस मतलब टोटल मास उस पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मतलब बैलेंसिंग पॉइंट बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट का बैलेंसिंग पॉइंट जो है, दैट वन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन। तो देखो मेरा हेडिंग है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली कि किस तरीके से इसको हम लोग यदि कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट हैज मास m1 एंड अनदर वन ऑब्जेक्ट हैव मास m2। सी हियर, यहाँ पे ओरिजिन है, मान लो दिस वन पॉइंट इज द ओरिजिन। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है जिसका डिस्टेंस कितना मान ली है, x1 डिस्टेंस पे m1 मास का ऑब्जेक्ट है। फिर x2 डिस्टेंस पे m2 मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बोलता है कि क्वेश्चन आपको डिमांड कर रहा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। और यदि सेंटर ऑफ मास कहीं पे आप एज्यूम कर लेते हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा बीचों बीच होना चाहिए। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। CM से देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं सेंटर ऑफ मास, CM शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे यदि सेंटर ऑफ मास है तो उसका डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, सेंटर ऑफ मास बेस में लगा देना। तो ये समझ में आ जाएगा कि इसका जो टोटल डिस्टेंस मतलब सेंटर ऑफ मास जो है कुछ इस पॉइंट पे है, इतना डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास है। यदि ऐसा होता है तो इसको फार्मूला लिखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। किस तरीके से इसका फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट आपको माइंड में कुछ इस तरीके से रखना है। सेंटर ऑफ मास x है ना, तो x के लिए क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास x बेस ऑफ सेंटर मास। और इसका फार्मूला लिखने का तरीका है m1 x1 प्लस m2
x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये तरीका है इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का। यदि x के लिए, x एक्सिस के लिए यदि इस तरीके से तुम्हारा रहा तो सेंटर ऑफ मास कुछ इस फार्मूला से लगा लेंगे और इस फार्मूला को अप्लाई करके तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना डिस्टेंस पे है। यदि मास का वैल्यू तुमको पता रहेगा कि जितना भी वैल्यू, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू उसका पता है तो यहाँ पुट कर देना। x1 डिस्टेंस पता है, x2 डिस्टेंस पता है, तो इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो सेंटर ऑफ मास। सो दिस वन फार्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है वो चीज़ कैलकुलेट आपका इस फार्मूला से हो जाएगा। और वही चीज़ यदि आपका इस क्वेश्चन में रहता है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो वाई एक्सिस में है, यदि वाई एक्सिस में होता तो किसी सेंटर ऑफ मास निकालते, तो वाई एक्सिस के लिए क्या लिखते, वाई सी एम इधर सेंटर ऑफ मास, और जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ वाई। तो यहाँ हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 फॉर वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट वन यदि बोला जाता कि जेड एक्सिस में है तो एक्चुअली देखो x में है तभी वन डायमेंशन है, y में है तभी वन डायमेंशन है, यदि z के लिए बात करें तभी वहाँ पे वन डायमेंशन। तो z एक्सिस के लिए देखते हैं क्या होगा फॉर सिंगल वन डायमेंशन। तो z एक्सिस के लिए यदि यहाँ पे लिखेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पे x था वहाँ y की है, जहाँ y था अब क्या करना है उस जगह पे z करना पड़ेगा। तो लिखेंगे m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये तरीका हो गया तुमको डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका। यदि x में रहा या y में रहा, जिस तरीके से भी रहा, कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है कुछ स्पेशल केस का। यदि मैं कुछ स्पेशल केस ऐसा डाल दूं इसमें कि मान लो देखो स्पेशल केसेस, स्पेशल केस में आपको यदि यहाँ पे पूछा जाए कि यदि मास दोनों का इक्वल हो, तो यदि यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट देख रहे हो आप m1 और m2, यदि दोनों का मास इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इफ m1 इज इक्वल्स टू m2, इसको हम लोग मान लेते हैं m के बराबर, तो सब्स्टिट्यूट कर दो सबका वैल्यू उस पर, तो सब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, x सेंटीमीटर x cm, तो x cm कैलकुलेट करोगे मतलब सेंटर ऑफ मास फॉर x एक्सिस, तो इसके लिए क्या मिल जाएगा, m1 m2 तो सेम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे mx1 प्लस mx2, क्योंकि m1 m2 की जगह m कर दिए यहाँ पे, डिवाइड बाय नीचे m1 प्लस m2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m प्लस m। तो क्या रिजल्ट आएगा आपको, देखो m कॉमन आएगा दोनों से, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको x1 प्लस x2 डिवाइड बाय m प्लस m 2m, ए एम गया काम से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ से मिल जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ मिला। तो ये मिल गया आपको x सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरीके से। अब देखो ये फार्मूला आपको माइंड में आ रहा होगा कि इस तरीके का फार्मूला कभी हम पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, आप पढ़े हुए क्लास 10th में इस तरीके का मैथमेटिकल फार्मूला आप रीड किए होंगे। कब, यदि दो किसी एक लाइन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, इस पॉइंट साइड का इस साइड का यदि कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है तुमको x1 और y, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका डिस्टेंस x1 है, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक के लिए x2 है, और दोनों का कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट निकालो। किसी का मिड पॉइंट मतलब किसी कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट तुमको दिया हुआ है और तुमको बोला जाए कि मिड पॉइंट कैलकुलेट करो, तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, उसका सेंटर ऑफ, मतलब उसका सेंटर मिल जाता है। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का दो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट यदि दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको, तो वैसे कंडीशन में क्या करना होता है कि दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आप रीड कर चुके हो। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस के लिए। तो ये डिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे होगा, तो कुछ इस तरीके से इतना डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। जब मास दोनों का सेम होगा तब ये वाला फार्मूला, यदि मास डिफरेंट होगा तब हम लोग इस तरीके का फार्मूला को अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से यदि x का ये फार्मूला आया तो हम लोग y का क्या लिखेंगे, तो y सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, दिस वन, ये हो गया y के लिए जब मास इक्वल होगा तो। और नेक्स्ट वन आया z के लिए फॉर z एक्सिस। तो z एक्सिस में यदि हम कोई सिर्फ z एक्सिस के लिए बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2, दिस वन। तो ये हमको कैलकुलेट करने का कुछ छोटा मोटा फार्मूला है जो सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ में कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट में पढ़ ही चुके हो, तो कुछ इस तरह का फार्मूला आता है, बस आपको माइंड में सिर्फ सेट रखना है। तो इसमें हम कुल मिला के कौन सा फार्मूला को रखना है माइंड में, सिर्फ एक फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, कौन सा, एक्स दिस वन डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आपको कुछ इस तरीके से माइंड में रखना है कि m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2,
ये चीज़। तो यदि एक एक्सिस का पता है तो वाई का भी और जेड का भी आप सिमिलरली करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये यहाँ तक हो गया। अब यदि मैं बात करूँ सेकंड कोऑर्डिनेट का, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हो गया ना कि सिंगल कोऑर्डिनेट मतलब सिंगल सॉरी वन डायमेंशन के लिए हो गया। यदि वही से हमको 2D के लिए निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 2D के लिए यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए कुछ डिफरेंट तरीका है, वो देखो मैं 2D के लिए आपको दिखाता हूँ। दिस इज फॉर 2D, सेंटर ऑफ मास फॉर 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में क्या है ना कि आपको एक सिस्टम लेना होगा। सिस्टम मतलब एक प्लेन टाइप का सिस्टम लेना पड़ेगा। मान लो एक प्लेट है, तो उसमें जो है ना कि उसका यदि हमको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? या तो सेंटर पर फोर्स क्या होगा, या तो सेंटर पर मोमेंटम क्या होगा, कुछ इस तरीके से सारा चीज़ को हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट पर, मान लो एक सिस्टम है यहाँ पे, इस सिस्टम में यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से अरेंजमेंट है। समझो यहाँ पे एक एमोन है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है हमारा। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है सेंटर ऑफ n particles, center of mass of n particles in 2 डायमेंशन। तो ये 2 डायमेंशन में दिख रहा है तुमको, एक्स और वाई एक्सिस में तुम्हारा एक सिस्टम है, और ये सिस्टम जो है सो प्लेन है, और प्लेन में जो सिस्टम ए प्लेन है, जो ये सिस्टम है उसमें जो बहुत सारा पार्टिकल्स है। कितना पार्टिकल्स है हमारा? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो सभी का मास डिफरेंट डिफरेंट यदि होता है, यदि सभी पार्टिकल का मास डिफरेंट है तो वैसे कंडीशन में क्या लिखेंगे कि पहला मास का कितना होगा m1, दूसरा पार्टिकल का मास कितना m2, तीसरा पार्टिकल का मास कितना m3, डॉट 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 कहाँ तक जा सकते हैं? mn तक जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मास को अरेंज कर दिए। अब कंडीशन यहाँ पे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से इस m1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना होगा, मतलब कितना डिस्टेंस है इसका। तो पोजीशन वेक्टर कितना r1, इसके लिए पोजीशन वेक्टर कितना होगा r2, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर कितना होगा r3, और ये n के लिए क्या लिखेंगे rn। कुछ इस तरीके से पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया आपको। और यदि मैं बात करूँ इसका टोटल मास, इस पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, तो टोटल सिस्टम का मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 कहाँ तक प्लस mn, जो किसके बराबर आएगा? कैपिटल M के बराबर। जो यहाँ पे लिख दिए टोटल मास इज इक्वल टू कैपिटल M, और इसका नाम एक क्या है? एक सिस्टम है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यदि तुमको इसमें थ्योरी लिखना पड़े इस 2D के लिए, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना कि एज सोन इन फिगर डिफरेंट पार्टिकल्स वी टेकन इन एक्स वाई प्लेन, हियर m1 m2 m3 डॉट डॉट mn इज द मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, एंड r1 r2 r3 डॉट डॉट rn इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट करने का जो तरीका हम लोग का है वो क्या है? हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे इसके पहले, तो क्या लिखे थे? 2 एक्सिस, तो वहाँ पे 2 ही पॉइंट था ना, वहाँ पे 2 पॉइंट था। एक था ये देखो m1 x1 प्लस m2 y2, यहाँ पे 2 पॉइंट था। तो 2 पॉइंट के लिए हम लोग 2 ही लिए, x1 और x2 लिए थे। लेकिन वही n होता तो क्या लिखते हैं? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn करके लिखते हैं इस तरीके से। बट यहाँ पे हमारा 2 ही है इसलिए 2 लिखे। अब n के लिए देखो किस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आ गया ना। पोजीशन वेक्टर मतलब एक्स वाई दोनों फॉर्म में आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे, तो एक्स और वाई के फॉर्म में आएगा। बट सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर के ही फॉर्म में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोजीशन कितना, सबसे पहले उसका पोजीशन वेक्टर ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि मान लो इस सिस्टम में कहीं पे मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास मान लो इधर कहीं है, इस पॉइंट पे। तो यदि इस पॉइंट पे है तो इसका क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इसका ये जो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? RCM के बराबर, मतलब सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम। पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो पोजीशन वेक्टर हमारा इस पॉइंट के लिए इतना डिस्टेंस होगा कुछ इस तरीके से। तो यदि उसको हम RCM मान लें तो कुछ इस तरीके से देखो, RCM मान लें यहाँ पे RCM उसको, क्योंकि सबका R1 R2 R3 है तो इसको हम लोग टोटल मान लें कितना? RCM, जो उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे इसका सेंटर होगा। तो यदि ऐसा है तो हम लोग को फार्मूला जो पता है पहले से उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं m1 x1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। तो उसी तरीके से यहाँ पे r के फॉर्म में है तो यहाँ पे लिखेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? mn rn डिवाइड बाय मासेस को भी हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे 2 मास था तो m1 प्लस m2 किए थे। यहाँ पे कितना मास है? n मास है, तो n मास है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 कहाँ तक ऐड होगा? mn तक ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जनरल फार्मूला को लिख सकते हैं। बट कंडीशन अब यहाँ पे ये है कि देखो, अब इसको थोड़ा और हम लोग एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपेंड जब इसको करते हैं तो क्या होगा? देखो, यदि इस पूरे मास को यदि हम लिखें m1, मतलब पूरे मास को ऐड कर दिया गया है ना, तो पूरा मास जो है सो कैपिटल M के बराबर हो जाएगा। मतलब आप यदि यहाँ पे लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। देखो, हम यहाँ पे यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn डिवाइडेड बाय,
ये जो पूरा मास तुमको दिख रहा है ना, ये पूरा सम ये कैपिटल एम के बराबर, पहले भी यहाँ पे लिख चुके हैं, देख सकते हो। टोटल मास इज इक्वल टू कैपिटल एम, तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए कैपिटल एम। और इधर क्या है मेरा आर सी एम, सेंटर ऑफ मास फॉर दिस वन पोजिशन वेक्टर है ना। तो इसके लिए अभी एम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आर सी एम दिस वन इज इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस MN RN वेक्टर। ये चीज़ आ गया, ये हमको वैल्यू मिला अभी तक। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट करने से हमको एक फार्मूला मिलेगा वो वेलोसिटी के फॉर्म में। ये तो पोजीशन हो गया ना। अब हमको बात पता करना है कि उसके यदि सिस्टम को रोटेट कर दिया जाए, उस सिस्टम को रोटेट कर दिया जाए तो वहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। यदि वो चीज़ कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि आपको सिर्फ पोजीशन पूछा जाए, मतलब कितना डिस्टेंस पे पोजीशन होगा, तो ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है। ये पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन वही चीज़ जब आपको वेलोसिटी के फॉर्म में, मतलब मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, मोमेंटम, तो मोमेंटम यदि कैलकुलेट करना हो तो मोमेंटम का क्या होता है फार्मूला, मोमेंटम का होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यदि इस फॉर्म में लाने के लिए बोला जाए तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन या तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। यदि तुम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो देखो क्या रिजल्ट आता है, एम मास तो कांस्टेंट होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा RCM टू द वेक्टर डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, इस साइड क्या होगा, M1 कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dt R1 वेक्टर प्लस M2 d/dt, क्योंकि मास कांस्टेंट इसलिए सब बाहर कर देना उसको, ठीक है, R2 वेक्टर प्लस उसी तरीके से M3 d/dt R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर क्या होगा MN प्लस में है ना d/dt दिस वन RN वेक्टर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि तुम देख सकते हो कि पोजीशन डिवाइड बाई टाइम पीरियड हो गया ना, मतलब हम लोग पहले से भी जानते हैं इस चीज़ को कि यदि बात करूँ dr/dt इज इक्वल टू r के जगह पे x एक्सिस के लिए लिखेंगे तो x एक्सिस के लिए क्या होगा dx/dt, और यदि y एक्सिस के लिए बात करूँ तो dy/dt। फाइनली हमको क्या दे रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल रहा है। इस वेलोसिटी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। वेलोसिटी सेंटर पे जो वेलोसिटी पार्टिकल का होगा वो यहाँ पे लिखाएगा। बाकी पहला पार्टिकल का वेलोसिटी, दूसरा पार्टिकल का वेलोसिटी, तीसरा पार्टिकल का वेलोसिटी और चौथा पार्टिकल का वेलोसिटी मास के साथ मल्टीपल में। देखो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा m तो एज इट इज रहेगा, ये जो तुम्हारा है उसको वेलोसिटी के फॉर्म में आ जाए, किसके लिए, v यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। ये चीज़ मिल गया हमको, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है dr/dt इज इक्वल टू व्हाट, v, इसलिए हम लोग कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा m1 और इसके लिए क्या होगा v1 दिस वन, प्लस यहाँ पे क्या होगा m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn। ये फॉर्मूला हमारा आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये क्या चीज़, ये किसके बराबर मिल रहा है हमको, मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। आप चाहो तो इसको मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, PCM सेंटर ऑफ मास ऑफ द मोमेंटम, मतलब सेंटर ऑफ मास पे जो टोटल मास होगा उसके लिए जो मोमेंटम होगा किसके बराबर होगा, PCM के बराबर। और ये क्या हो जाएगा P1 के बराबर, ये किसके बराबर होगा, P2 के बराबर विद वेक्टर साइन, प्लस ये क्या होगा P3 के बराबर, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, PN वेक्टर तक। तो ये मोमेंटम के फॉर्म में हम लोग लिख लिए कि पार्टिकल्स का जो सेपरेट मोमेंटम निकालना हो तो सेपरेट कितना निकलेगा, P1 P2 P3, इस तरीके से मोमेंटम हमको मिलेगा हर एक पार्टिकल का जब वो मूव करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, तब। और ये टोटल तुमको क्या मिला है, टोटल मोमेंटम। तो इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम के बराबर हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ है मोमेंटम के फॉर्म में। अब यदि मैं बात करूँ कि फोर्स के फॉर्म में क्या होगा, फोर्स इसमें यदि रोटेट कर रहा है तो पार्टिकल जो वहाँ पे पार्टिकल पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, वो पार्टिकल कितना फोर्स वहाँ से एग्जर्ट कर रहा है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी इक्वेशन को देखो, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसी इक्वेशन को हम आगे एक्सपेंड करेंगे। किस तरीके से, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तुम इक्वेशन 1 को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हो तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसको, इक्वेशन 1 को ना,
इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हमको देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो m फिर कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dt पर क्या है v का, v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दिस राइट साइड m1 और यहाँ फिर क्या होगा d/dt और इधर क्या है v1 का दिस वन, फिर उसी तरीके से d/dt ये क्या हो जाएगा v2, फिर क्या m3 d/dt और यहाँ पे क्या हो जाएगा v3 प्लस डॉट 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 प्लस mn/dt और यहाँ पे क्या होगा vn टू द पावर वेक्टर, ये चीज़। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलता है हमको, dv/dt इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन के बराबर मिलता है, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन के बराबर मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हो ये वेलोसिटी बाय टाइम, ये वेलोसिटी बाय टाइम, सब तो वही मिल रहा है ना। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एक्सेलरेशन इन द सेंटर ऑफ मास, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इस जगह पे हम लोग लिखेंगे m एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके लिए है, सेंटर ऑफ मास, इस तरह से वेक्टर साइन, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 प्लस डॉट 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 प्लस mn/an वेक्टर दिस वन। अब ये क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स के बराबर हमको मिल गया। यदि मोमेंटम को भी डिफ्रेंशिएट करते तब भी मिलता, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड इज कॉल्ड फोर्स, वी नो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग भी यदि इसको भी डिफ्रेंशिएट करते तब भी हमको रिजल्ट मिलने वाला था, बट हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, एफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर साइन दिस वन इज इक्वल टू क्या है, इसका वैल्यू मिलेगा f1, इसका वैल्यू मिलेगा f2, इसका वैल्यू मिलेगा f3 प्लस डॉट 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 हाउ मच fn, मतलब उस पार्टिकल के द्वारा जो टोटल फोर्स लगेगा वो सेंटर पे कितना लगेगा, FCM के बराबर, ठीक है, इस इतना के बराबर। और हर एक पार्टिकल जो फोर्स अप्लाई करेगा सेंटर पे वो कितना लगेगा, F1 F2 F3 इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से फोर्स लगेगा। तो ये जनरल थ्योरी हो गया हमको फोर्स कैलकुलेट करने तक का। तो हम लोग कुछ इस तरीके से फोर्स तक कैलकुलेट कर लिए इसको। अब नेक्स्ट आता है, यदि ये तो हो गया कंप्लीट, तो फोर्स तक हम लोग बस थ्योरी में इतना ही कैलकुलेट करना था। अब इसमें देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और कैसे आप सॉल्यूशन करोगे। तो उसके लिए क्वेश्चन देखो पहला, उसके लिए क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फर्स्ट वन, एक सिस्टम है, सपोज करो कि एक सिस्टम है और वो एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे डायग्राम हम बनाए थे उसी तरीके से है। देखो ये जिस तरीके से ये डायग्राम है उसी तरीके से हमारा एक्स वाई प्लेन में कुछ यहाँ पे मासेस दिए हुए हैं और वेलोसिटी दिया हुआ है, दोनों मास और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो तुमको पूछा जा रहा है VCM कैलकुलेट करो, सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल का वो कितना होगा। तो मान सकते हो कि एक सिस्टम कुछ इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में है, जहाँ पे M1 M2 M3 तीनों एडजस्ट है, यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M3 एडजस्ट है कुछ इस तरीके से, और सबका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट वन पार्टिकल का मास कितना है देखो 3 kg है ना, और M2 का कितना है 4 kg और M3 का कितना है 5 kg, तीनों मास मिल गया। अब V1 देखो किस तरीके से लिखा है, V1 जो है V1 इज इक्वल टू 1 2 ब्रैकेट में है 1 2, मतलब 1 x एक्सिस के लिए और 2 किसके लिए, y एक्सिस के लिए। मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन x एक्सिस इज द 1 मीटर पर सेकेंड एंड फॉर y एक्सिस इज द 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से देखो इसके लिए M2 मास ऑफ द 2 सेकेंड मास जो सेकेंड पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो x एक्सिस में कितना है 3 है और y एक्सिस में कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, और V3 के लिए कितना है 4 है x एक्सिस के लिए और 5 है मेरा y एक्सिस के लिए। तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो एक्स वाई के फॉर्म में हमारा ये चीज़ जो रिजल्ट है यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में, दो कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे, तो एक्स वाई के फॉर्म में तो लिखेंगे ही। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, तो इसका फॉर्मूला अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। VCM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, यही चीज़ तीन हुआ ना, देखो तीन मास है M1 M2 M3, तो तीन लिखेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इस तरीके से। अब बोलोगे कि यहाँ का मास कहाँ गया, यहाँ कैपिटल मास था तो कैपिटल मास कहाँ लगा दो, नीचे लगा दो। तो कैपिटल मास का मतलब यहाँ पे ये है ना M1 प्लस M2 प्लस M3 है, इसका मतलब तीनों मास मिला करके। तो ये फॉर्मूला हमारा सेंटर ऑफ मास का है। अब इसमें क्या करना है, सब वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो M1 कितना है हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 सब्स्टिट्यूट कर दिए। V1 कितना है, तो V1 1 2 है, तो 1 2 राइट सब्स्टिट्यूट कर दो। इसी तरीके से देखो कैलकुलेटर का नया तरीका, प्लस
M2 कितना हमारा है, M2 4 kg, तो यहाँ 4 लिख दिए। ब्रैकेट में कितना है V2 देखो 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x के लिए और 4 y एक्सिस के लिए, इस तरीके से लिख दिए। प्लस M3 कितना है हमारा 5 kg, तो यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करो और इसकी जगह क्या है 4 5, ये चीज़, ठीक है। डिवाइडेड बाय मासेस कितने हैं, तो मासेस में 3 है पहला, M2 कितना है 4 और M3 कितना है 5, ये चीज़। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये ब्रैकेट में दिख रहा है ना, तो 3 इसके लिए भी मल्टीपल है और 2 के लिए भी मल्टीपल है, तो 3 1 जा 3, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये चीज़ ऐसे लिखा गया। प्लस इसको कैलकुलेट 4 3 जा 12 और ये 4 4 जा 16, ये चीज़ मिल गया। फिर प्लस 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, इस तरीके से मिल गया। डिवाइड बाय कितना होगा 5 4 जा 9, 5 4 9 प्लस 3 12, तो ये हमको मिल गया 12, इस तरीके से। अब क्या करना है आपको कि x को x के साथ ऐड कर दो, y को y के साथ ऐड कर दो। तो यदि ऐसा करते हो तो देखो x के साथ ये 3x है, 12x है और 20x है, तो x को x के साथ ऐड करते हैं, तो 3 + 12 + 20 कितना हो जाएगा, 3 + 12 + 20 आपका आ जाएगा 35, ठीक है। कॉमा दे दो यहाँ पे, फिर y को करो 6 + 16 + 25, इसको तीनों को ऐड करते हो तो आपको आ जाएगा 47, डिवाइड बाय इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना इस तरीके से, डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से तुमको देख सकते हो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग अब कि 35 डिवाइड बाई 12 कोमा 47/12, ये चीज़, ये मिल गया रिजल्ट। मतलब ये वैल्यू हमारा x एक्सिस के लिए है, ये वाला y के लिए है, तो ये चीज़ मिल गया तुमको, क्या चीज़, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो ये सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास जो होगा x एक्सिस में इतना डिस्टेंस पे होगा और y एक्सिस में इतना डिस्टेंस पे होगा। मान लो इस तरीके से कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से इधर x है इधर y है ना, तो तुमको यदि बोला जाए कि मान लो इसका वैल्यू 4 है इसका 3 है, तो ये 4 पर जाएंगे इस पॉइंट पे और y में कितना जाएंगे 3 पे, तो कहाँ पे मिल रहा है, ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का। तो सेंटर ऑफ मास हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमको मिल गया इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड किस तरीके से पूछता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कुछ इस तरीके से, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड तो ए होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं साइड सेम होता है, तो इसका साइड को क्या ले लिए ए के बराबर, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो इसमें कंडीशन ये है कि ये बोल रहा है कैलकुलेट करो फाइंड RCM, फाइंड सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस यदि हम कैलकुलेट करें ओरिजिन पे ही है, तो मतलब R1 हमारा क्या मिलेगा, R1 = 0 0, क्यों 0 0 होगा, क्योंकि x भी 0 है और y भी इस पॉइंट पे 0 है, तो हमको R1 मिलेगा 0 0। अब कंडीशन है R2, R2 कितना आएगा, मान लो हम R2 इसको मानते, इसको R2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 के लिए, मतलब ये पोजीशन हो गया R1 के लिए, ये पोजीशन हो गया R2 के लिए। तो R2 के लिए कितना आएगा, R2 = देखो ये x के लिए कितना a है, तो यहाँ पे लिखेंगे a, और y के लिए कितना है, इस पॉइंट के लिए y के लिए 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। ये R2 हो गया। उसी तरीके से R3 कैलकुलेट करते हैं। R3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, R3 के लिए तुमको x भी चाहिए और y भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो R3 देखो यहाँ पे है, ये पॉइंट है हमारा R3, तुम चाहो तो इसको R3 दिखा दो, इसको R2 दिखा दो, इसके लिए R1 दिखा दो। तो R3 जब कैलकुलेट करोगे तो उसके जगह पे देखो ये लाइन है ना मेरा, दिस वन लाइन, ये वाला लाइन है, मतलब ये कुछ इस तरीके से आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे तुम दो कोऑर्डिनेट ले लो इसका, दो मतलब सॉरी कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट x एक्सिस के लिए इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा y एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो पूरा डिस्टेंस है किसके बराबर है, a के बराबर है। तो उसका x एक्सिस में जो हमको मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, a cos थीटा के बराबर मिलेगा, और y में क्या मिलेगा, a sin थीटा के बराबर। दो कंपोनेंट मिल गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे वही चीज़ लिख दो, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे R3 = cos के लिए a cos, मतलब x एक्सिस के लिए होगा a cos थीटा, और इसके लिए होगा a sin थीटा y के लिए। मतलब यहाँ पे कंडीशन ये है कि a cos थीटा मतलब कितना एंगल 60 डिग्री है ना, कितना, और इसके लिए हो जाएगा a sin 60 डिग्री। दोनों के लिए एंगल पुट कर दिए। अब साइड यहाँ पे वैल्यू देखो, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा a/2 के बराबर, और इसका sin 60 का होता है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, ये चीज़ वैल्यू आ गया हमारा। तो ये हमको कंपोनेंट सारा मिल गया, सारा डिस्टेंस मिल गया, R1 R2 R3 मिल चुका है। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगा करके कैलकुलेट कर सकते हो सेंटर ऑफ मास। तो RCM का फार्मूला क्या होता है, RCM का फार्मूला होता है R सेंटर ऑफ मास = हमारा होता है M1 R1 + M2 R2 +
m3r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, दिस वन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, कंडीशन यहाँ पे है कि तीनों का मास, जो कॉर्नर पर मास है, देखो ये तीनों कॉर्नर पे जो पार्टिकल का मासेस हैं, मासेस इक्वल हैं। यदि मासेस इक्वल हैं तो यहाँ पे लिख देंगे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m, तीनों का मास जो है सो बराबर है। तो यहाँ पे मास तो कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये तीनों से मास कॉमन आएगा। तो मास कॉमन आता है तो क्या मिलेगा अंदर, r1 प्लस r2 प्लस r3 डिवाइड बाय m प्लस m थ्री एम के बराबर। तो एक m ये m कैंसिल, तो मतलब आपको कितना मिला यहाँ पे 1/3 r1 प्लस r2 प्लस r3, इसके बराबर फॉर्मूला मिला। r1 का वैल्यू पता है, r2 का वैल्यू पता है, r3 का भी वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो सबको वैल्यू। तो जब सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। यदि आप देख सकते हो यहाँ पे कि यदि मैं यहाँ पे बोलूँ 1/3 है और r1 का वैल्यू कितना है 0 0, तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट ले लो ये वाला, और यहाँ पे जो r1 का वैल्यू है वो है 0 0, एक्स वाई के लिए दोनों हो गया, प्लस r2 के लिए कितना है a0, तो यहाँ पे पुट करेंगे a0, ए मतलब x एक्सिस में और y एक्सिस में 0 है, प्लस z के लिए क्या है मेरा, z के लिए है ये z नहीं सॉरी r3 के लिए a/2 है, और इधर क्या है √3/2a, ये चीज़ वैल्यूज है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि x को x के साथ ऐड कर दो, y को y के साथ ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो ये वाला x है, ये वाला x है, ये वाला x है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/3, दिस वन x के लिए हो जाएगा हमारा 0 प्लस a/2, मतलब यहाँ पे आएगा a प्लस a/2, दिस वन, ये x के लिए आ गया। और y के लिए यदि देखें तो y के लिए हमारा देखो, y के लिए 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 √3/2a, तो यहाँ पे मिल जाएगा √3/2a, किसके लिए, y के लिए, ठीक है। तो ये हमको x के लिए मिला और ये y के लिए मिल गया, क्योंकि 0 प्लस √3/2a आएगा, ठीक है। तो ये हमको ये चीज़ मिल गया। अब कैलकुलेट कर लो ये दोनों को, जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, देखो 1/3 है, 1/3 लिख दिए, ये इसको कैलकुलेट करो तुम 2a प्लस a/2, मतलब 3a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 2, दिस वन, और इसका तो √3/2a है, ये चीज़ आया। अब देखो यहाँ से इसको यदि हम सेपरेट करते हैं, इस 1/3 को अंदर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/3 अंदर करो तो 1/3 अंदर करो तो कितना हो जाएगा 3a/2, और ये क्या है 1/3 ना, 1/3 इसके लिए ये आ गया, इसके लिए यहीं पे कर देता हूँ। चलो देखो, ये देखो जब इसके साथ अंदर करेंगे तो 3 कैंसिल होगा, तो 3 कैंसिल होगा तो आपको रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा आपको एक साइड के लिए a/2 मिलेगा, और ये वाला 1/3 उसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3/6a, ये चीज़। मतलब यहाँ पे जो आंसर आपको मिला वो चीज़ किसके बराबर मिला, a/2, और दूसरा मिला √3/6a, ये वाला। तो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस मिल गया। तो ये हमको मिल गया क्या चीज़ यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। मतलब इतना दूर पे यदि हम जाएंगे कुछ इस तरीके से, इधर गया, मान लो इधर गया, तो इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कितना a/2 है ना, तो a/2 किस में, x के लिए है, तो x के लिए a/2, देखो ये पूरा है डिस्टेंस, तो a/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस जगह पे, और √3/6 y एक्सिस में है, तो √3/6 सपोज करते हैं कि ये √3/6 जो सब कुछ इधर होगा, इतना दूर पे होगा, ये y एक्सिस में, तो सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पे है, इस जगह पे। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।